नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। तो राजस्थान के अलवर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज जन आक्रोश रैली होने वाली है, मामले को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। ये भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे आपस के अंदर, ये हमारा फर्ज सबका होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी अलवर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज होने वाली जन आक्रोश रैली को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी का कहना है कि यह रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्य में बढ़ते अपराध समेत कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिला प्रशासन की ओर से 500 से अधिक सुरक्षाकर्मी इस रैली की सुरक्षा में लगाए जाने की संभावना है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से फोर्स की 3 कंपनियां अलवर बुलाई गई हैं और इस रैली पर पुलिस की ओर से ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 मई को होने वाली रैली को शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने पूरी व्यवस्था की है। एक कंपनी एसटीएफ और 2 आरएसी की कंपनी जयपुर से आई है और इस रैली में कोई असामाजिक तत्व हुड़दंग न करे, उस पर पूरी निगरानी रखी जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इधर बीजेपी की ओर से रैली को सफल बनाने के लिए पूरी तैयारियां को अंतिम रूप दिया गया है। पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय नरुका ने बताया है कि इस रैली में करीब 20,000 लोग जुटाए जाएंगे और इस रैली में भारतीय जनता पार्टी के और इस बीच से अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आपको सुनाते हैं। 13-14-15 डेलीगेट हमारे मेहमान आएंगे। उदयपुर की जो रिवायत है, मैं समझता हूँ बहुत कामयाब शेर होगा जी। और देश के अंदर जो हालात है जी, वो चिंताजनक है जी। उसकी चिंता सबको लगी हुई है। हाथ में रखो, मोबाइल पे छोड़ दो। जाति के नाम पर राजनीति खतरनाक है, खतरनाक है। अच्छा लग सकता है कुछ लोगों को जी, पर देश हित में नहीं है। देश अगर 70 साल के बाद भी टूट रहा जी, जैसे टूट गया, कई टुकड़े हो गए। हमारा मुल्क एक रहा, अखंड रहा। सभी जाति, सभी धर्म, सभी बोलियाँ, सभी भाषाएं अलग अलग है, तब भी हम लोग एक जुट रहे। और इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान ने बने दी। राजीव गांधी शहीद हो गए। सरदार बेंची जी थे मुख्यमंत्री पंजाब के, नाबूद कर दिया उन्होंने आतंकवाद को, उनको बम से उड़ा दिया गया और खालिस्तान ने बनने दिया। वो भावना थी उन लोगों के अंदर जिन्होंने 70 साल तक देश की आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, आज़ादी को क्या था। ये बातें नई पीढ़ी को नहीं मालूम है। उसका फायदा ये आरएसएस बीजेपी वाले उठा रहे हैं। और आप देखो, आग लगा रहे सब जगह, एजेंडा बना रहे हैं, धरने दे रहे हैं। ये तो इनकी प्लानिंग थी जंगे भड़काने की। करौली के बाद में जोधपुर के अंदर, रामगढ़ में इनका खुद का बोर्ड है, वहाँ पे भी। ये तो ठीक है, हम लोगों ने पूरा प्रयास करके टाइमली एक्शन कर लिया, इसलिए छोटी घटनाएं हो गई, कहीं आगजनी हुई, हमने अरेस्ट कर लिया सब लोगों को। वो लोग भागते फिर रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और ये हमने तय कर रखा है, किसी भी कीमत पर राजस्थान में हिंसा नहीं होने देंगे। और ये जो इनकी हरकतें हैं, इनका मुकाबला करेंगे। सर, आपकी हम चाहेंगे कि चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हिंसा का कोई समर्थन नहीं करें। हम सब जनप्रतिनिधि हैं, पहला कर्तव्य हम लोग अमन चैन कायम रहे, शांति, भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत रहे आपस के अंदर, ये हमारा फर्ज सबका होना चाहिए। और मैं सबसे अपील करना चाहूँगा, चाहे वो किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया, प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र सिंह राठौर, सांसद किरोड़ी लाल मीणा, अलवर सांसद समेत अनेक नेता सभा को संबोधित भी करेंगे। और रैली में आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। बसों की पार्किंग की व्यवस्था दशहरा मैदान में और इसके अलावा नवीन स्कूल, हैप्पी स्कूल का ग्राउंड समेत अन्य स्थानों पर भी व्यवस्था की जाएगी।
भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आपका अभिनंदन है। यूं तो किसी न किसी अवसर पर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिलता है। हम लोग राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर आपस में चर्चा विमर्श करते हैं, संवाद करते हैं और आप ही के माध्यम से वो सारी चर्चाएं और चीज़ें संप्रेषित होती नीचे के तबके तक। लेकिन आज मुझे अफसोस है कि मुझे जोधपुर आना पड़ा। जोधपुर के जो हालात सुने, जो देखे, जो समझे, उससे मन में एक बड़ी पीड़ा हुई। अभी मैंने मुख्यमंत्री जी की अपडेट देखी है। उन्होंने उदयपुर पहुंचने की उनकी जानकारी मिली है, फोटोग्राफ्स आए हैं। वहाँ कांग्रेस का चिंतन शिविर है। वो कांग्रेस की चिंता करें, कांग्रेस के चिंतन शिविर की चिंता करें, जायज़ सी बात है। लेकिन किस कीमत पर? उनको मेरी जगह आज यहाँ होना चाहिए था। ये वो शहर है जिसने उनको इतनी ऊंचाइयाँ दी। ये वो शहर है जो शांति के लिए, सद्भाव के लिए जाना जाता है। और यही समय था कि जब वो राज धर्म का पालन करते। मैं किसी पंथ, मजहब और संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सियासी चश्मे की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुल मिलाकर उनकी सरपरस्ती में, क्योंकि वो राजस्थान के गृह मंत्री भी हैं। कई बार लोग ढूंढते रहते हैं कि राजस्थान का गृह मंत्री कौन है, बाद में ध्यान आता है कि मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो नेता फिलहाल जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डीके झा जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डीके झा जी। डीके झा जी, जिस तरीके से जो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ये कहा जा रहा है कि भाई सारी चीज़ें सब कुछ ठीक चल रहा है, एक महीने के अंदर दो घटनाएं, पहले 2 अप्रैल और उसके बाद 2 मई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है, नियंत्रण से बाहर है अब आपके राज्य। ये ऐसा कुछ नहीं है। और प्रशासन अपना काम कर रहा है अच्छे ढंग से। सबको दोष लगाना किसी के लिए आसान चीज होता है। यदि लोग अपने को ज्यादा तलाशे, अपने महसूस होगा कि कहाँ ज्यादा दंगे हो रहे हैं, कहाँ ज्यादा फसाद हो रहे हैं देश स्तर पर। कुछ लोग जन्मजात ही उपद्रवी होते हैं। वो चाहते नहीं है कि कोई देश हो, राज्य हो या कोई भी जगह हो वो शांत रहे। लेकिन अशोक गहलोत का सरकार अच्छा काम कर रही है। राजस्थान इसमें कोई दोमत नहीं है। और बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं, वो अनुभवी हैं। इसलिए राजस्थान को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता ही नहीं। राहुल आनंद जी, बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डीके झा जी कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सब जो थोड़ा बहुत उथल पुथल हुआ है वो भी सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। चर्चा की शुरुआत करने से पहले योगेश जी, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। नहीं, बिल्कुल पढ़िए आप। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अपनी द्वारा बुनी गई जाल, अपने द्वारा वचन दिए गए भस्मासुरों को, अपने द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं का जड़ आज देखने को मिल रहा है।
आज जो राजस्थान के अंदर खास कर जो कानून व्यवस्था को लेकर जो चिंता का विषय पूरे देश के अंदर है, यहाँ मैं दो बातें रखना चाहूंगा मुख्यतः। पहला तो ये रखना चाहूंगा कि इसके पहले भी जब अप्रैल में इस प्रकार की घटनाएं घटी थी तो खुद मुख्यमंत्री आवास पे इस ईद की पार्टी देकर उन लोगों को भी सम्मिलित किया गया था जो लोग इसके आरोपी थे। और यही नहीं, इनके मंत्री लोगों ने साथ में फोटो खिंचवाए, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसके ऊपर बयानबाजी की और बताया कि ये गलत है। तो मेरे भाषणासुर कहने का तात्पर्य यही था कि जो मुख्यमंत्री से जो वचन मिला, इनको जो आशीर्वाद मिला, उसके वजह से आज ये है। जो आपने मीडिया की जो रिपोर्ट्स देखेंगे, मीडिया के रिपोर्ट्स में भी इस बात को प्रकाशित किया गया है और कुछ पुलिस वालों की बात नाम ना लेने की भी हिदायत दी गई है। उसमें भी अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि किसी खास मकसद को अंजाम देने के लिए ईंट पत्थर ऊपर रखे गए थे और नोकीले रखे गए थे, हरे रंग से कलर कर रखे गए थे और उनको पत्थरबाजी में इस्तेमाल किया गया। एक और मैं मुख्य बात बोलना चाहूंगा, हालांकि मैं इस्लाम का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी योगेश जी मैंने जहां तक पढ़ा है मैं एक बातें कहना चाहूंगा। बोले। इस्लाम की एक आयत है 9.5 का, उसमें लिखा है कि फिर जब हुर्मत के 4 महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल करो और उनको गिरफ्तार कर लो और उनको कैद करो और हर घाट की जगह में उनकी ताक में बैठो। फिर अगर वह बाज आए और नमाज पढ़ने लगे और जकात दे तो उनकी राह छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर इस प्रकार की बातें लिखी गई है और लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है तो लगता है कि ये आने वाले पीढ़ी में ये मार्गदर्शक, ये सहायक होंगे। ये वही बात हुआ कि मुख से राम बगल में छुरी वाली बात करते हैं और कानून व्यवस्था को जब ये खुद नहीं पकड़ पाए, क्योंकि इनकी आपसी जो मतभेद हैं, क्योंकि हर वक्त देखने को मिलता है सीएम और डिप्टी सीएम के अंदर जो झगड़े चलते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले डिप्टी सीएम का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री को चेंज करना चाहिए। तो जब आपस में समन्वय नहीं है और आपने ही भस्मासुर को जन्म दिया है तो आप कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं? प्रश्न यहाँ उठता है। तो दूसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि हमें चिंता है उस राज्य की, क्योंकि उस राज्य में 300 साल पुराना मंदिर को ध्वस्त कर दिया जाता है और एक बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जाती है। मीडिया के उस वर्ग से भी मेरा यह प्रश्न है और उन लोगों से भी प्रश्न है जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और नोटिस लेकर तुरंत वहां पहुंच गए। तो ये दिखाता है कि अपने देश के अंदर की जो राजनीति है वो किस तरह से चल रही है और कैसे पैरेलली दो बातें करती है। एक स्टैंड अपनाना होगा और एक स्टैंड पे रहना होगा, यही मुख्य बात है। आगे चर्चा करेंगे, उसमें और बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। बिल्कुल ठीक बात है। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी उपाध्याय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये राजस्थान की जो पूरा ये घटनाक्रम चल रहा है, उपाध्याय जी आप इसे पूरा किस तरीके से लेते हैं? देखिए, राजस्थान हो या दूसरे प्रदेश, कहीं न कहीं राजनीति इन सबके पीछे देखने को मिलती है। बिना राजनीति के न तो कहीं इस तरह का दंगा होता है, न इस तरह का माहौल बनता है। कहीं न कहीं एक पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर से भी कश्मीरी पंडितों को जो अत्याचार किया गया, भगाया गया, तो कोई स्वाभाविक नहीं था। कह रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ रहा है। चाहे जोधपुर हो, चाहे भीलवाड़ा हो, कहीं भी किसी भी जगह जो हिंसा हो रही है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की नाकामयाबी है, कांग्रेस की सरकार की नाकामयाबी है। एक वर्ग विशेष जब ये मान लेता है कि शासन प्रशासन मेरे साथ है तो वो दंगा करता है, आगजनी करता है और हत्या करता है। शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त हो तो दंगा करने वालों की हिम्मत ही नहीं होती कि वो दंगा करें।
उत्तर प्रदेश में देखिए योगी सरकार है, वहां पर दंगे नहीं हुए। साफ साफ मैसेज होना चाहिए। ये लीपापोती की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। और देखिए मैंने देखा है एक वर्ग विशेष जब बहुतायात में है वही दंगे होते हैं। क्यों होते हैं दंगे हुआ? बिल्कुल, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है और ये भी यथार्थ है। एक वर्ग विशेष जहां बहुतायात में होता है वहां दूसरे वर्ग के लोग नहीं रह सकते। जबकि आप देखेंगे कहीं भी चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी कोने में, क्या विश्व के किसी कोने में, विश्व पटल पर भी इस बात को देखा जा सकता है। तो इस्लाम जिस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि कट्टरपंथ का शिकार हो रहा है और उससे ही वो हाशिए पर जा रहा है, तो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं होता कि भी जहां एक धर्म विशेष के लोग हैं बहुतायात में वहीं दंगे होंगे और वही सारी प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर की खड़ी होंगी। अगर शासन प्रशासन सख्त है तो हिम्मत नहीं होती कि वहां दंगा करेंगे या पथराव करेंगे या आगजनी करेंगे। लेकिन शासन प्रशासन जहां ढुलमुल रवैया अपनाता है वहां फिर उस तरह की वारदातें स्वाभाविक है। जबकि कोई भी सरकार हो लेकिन उसका मैसेज बड़ा साफ होना चाहिए कि कोई भी हिंसा करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब कठोरता से पेश आया जाएगा मैं समझता हूं उस पर लगाम लगाई जा सकती है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन अक्सर देखा गया है कि सरकारें वोट बैंक की राजनीति करती हैं, लीपापोती करती हैं और उसी का परिणाम होता है कि वो जब राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक तय मिलती है तो उन्हें कोई डर नहीं रहता है। उन्हें पता है कि भी नेताजी हमारे साथ हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। और पुलिस प्रशासन वहां मूक दर्शक बनकर चुपचाप सब देखता रहता है। बिल्कुल। तो ये राजनीति जब तक रहेगी तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। सख्त कदम उठाने की जरूरत है। लेकिन डीके झा जी, 4 साल में 6 बड़े दंगे, आवाज आ रही ना? जी आ रही है जी। 8 अक्टूबर 2019 में टोंक में हुआ, 24 सितंबर 2020 में डूंगरपुर में हुआ, 11 अप्रैल 2021 में बारा में हुआ, 19 जुलाई 2021 को झालावाड़ में हुआ, 2 अप्रैल 2022 करौली और 2 मई 2022 जोधपुर। 4 साल 6 बड़े दंगे, यही उपलब्धि है राजस्थान सरकार की? सर एक चीज है कि राजस्थान सरकार की ही बात नहीं है, पूरे देश की बात है कि देश में कुछ लोग ही उपद्रवी हैं और जो उपद्रवी लोग हैं वही ज्यादा सक्रिय होते हैं इस सब तरह का। जब हम आप जानते हैं कि समाज में सबको, वो चाहे जात में बात दीजिए, धर्म में बात दीजिए, सबको एक साथ ही रहना है। तो आपसी प्रेम या भाईचारा को बढ़ाना होगा। जितना लोग आपस में दूरियां बढ़ाएंगे तो ये देश अशांत हो जाएगा। फिर हम दूसरे देश को अपने बढ़ा चढ़ा करके नहीं देख सकते हैं कि हम एक अच्छे देश में रह रहे हैं। तो ये हारमोनी को डेवलप करना हो रहा है। न सिर्फ राजस्थान के, मैं ये पूरे देश के मामले की बात करता हूँ कि आपसी भाईचारा बनाकर आपसी भाई सबसे पहले एक मॉडल पेश करें आप राजस्थान में कि भी इस तरह से भाईचारा बढ़ जाता है। क्यों कहीं भी बढ़ाया जा सकता है। देखिए जम्मू कश्मीर में कैसे बढ़ाया जाएगा? किसमें? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में अटल जी जो जिस हिसाब से बोले थे, एक अच्छा मैसेज गया था शुरुआती दौर में। और कश्मीरी पंडितों को काट दिया गया, भगा दिया गया। कश्मीरी पंडित की जब एक मिनट, कश्मीरी पंडित की जब चर्चा करेंगे तो ये जब हुआ है बीपी सिंह की सरकार थी और सपोर्टेड बाय बीजेपी थी। अरे सरकार की थी, भाईचारा कहाँ चला गया था? भाईचारा तो हम आप बनाएंगे। कोई भी आदमी, हम हो आप हो, यदि आपस में ही विद्वेष रखेंगे कि हम इस पार्टी को डील करते हैं वो उस पार्टी को डील करते हैं, तब तो ये
कहीं भी हम लोग स्थिर नहीं रह सकते हैं। नहीं, हमारे आपके मन टीका जी, सवाल यहीं पर यही उठ रहा है दरअसल कि अभी जिस तरीके से उपाध्याय जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, देखिए एक भी दंगा नहीं हुआ, पूरा 5 साल बीत गया, फिर से दूसरी बार कार्यकाल में आ गए, और यही जो है ये एक मॉडल प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है ना। वही बात तो आपसे की जा रही है कि राजस्थान में आप ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। सरकार में आ जाना, सरकार बना लेना। हाँ, तो आज तो 70 साल आप ही लोग ना बोलते हैं कि 70 साल से तो कांग्रेस ही सरकार चला रही थी। हाँ, और उसी में हम लोग लाख खामियां भी निकालते हैं, समझ गए। सरकार में आ जाने का इसका नहीं, मतलब आप 70 साल कहाँ जा रहे हैं? हम 70 साल पे जा ही नहीं रहे हैं। आप जहाँ साहब आप 70 साल में कहाँ जा रहे हैं? हम तो आज के दिन में जा रहे हैं, हम तो आज की तारीख में जा रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज हम क्या देख रहे हैं, आज हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, आज हमारे परिवार क्या देख रहा है, हम आज पे जा रहे हैं, आप 70 साल पे जा रहे हैं। हम तो बीजेपी वालों को भी रोकते हैं। अगर बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल का जिक्र करते हैं तो हम तो उनको भी रोकते हैं कि भाई 70 साल पे कहाँ जा रहे हैं, वर्तमान देखिए पहले। वर्तमान में यदि सुनिए, वर्तमान में यदि उन्होंने यूपी में गवर्नमेंट बना लिया, कोई दंगा नहीं हुआ, तो यूपी में ही सहारनपुर की दंगा हुई थी। इसलिए दंगे को रोकना, देखिए किसी भी दंगे में यदि हम लोग पेट्रोल डालने का काम करेंगे तो वो और भड़केगा। थोड़ा सा इस चीज को लेना पड़ेगा कि मानवता में आप सरकार में हैं, विपक्ष में नहीं है। सरकार आपकी है, आप सत्ता में है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है। चाहे भाईचारा बढ़ा के करें, चाहे सर पर रख के करें, चाहे सख्ती से करें, जान माल की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। और आप बिल्कुल और आप उस तरह की बात कर रहे हैं जैसे विपक्ष में हो। नहीं, विपक्ष में नहीं है। सरकार जो है वो हम आपको पहले भी आश्वस्त कर चुके हैं कि बहुत ही सुलझे हुए राजनेता हैं अशोक गहलोत जी। अशोक गहलोत जी, अरे सुलझे हुए का क्या करें भाई, सुलझे हुए का क्या करें। आ रहे हैं राहुल जी, अभी हम बता रहे थे रात को 2 लोगों की जान लेने का प्रयास किया गया, कितना नुकसान हो रहा है, दंगा हो रहा है, आगजनी हो रही है। आप सुलझे हुए कि क्या करें भाई, पूजा करें कि आरती करें, कहां पर जाके माथे में उनके तिलक लगाएं। सुलझे हुए से मतलब नहीं है ना कि सुलझे हुए हैं, हम अपने घर में बहुत सीधे हुए हैं। अब अपराधी के आगे अगर आप आरती उतारेंगे, हम कहेंगे कि हम सुलझे हुए हैं। अरे अपराधी के ऊपर जैसे अपराधी से जिस तरीके से व्यवहार किया जाने चाहिए, जैसे बर्ताव करना चाहिए, उससे वैसा बर्ताव करना पड़ेगा भाई। अपराधी को बाहर थोड़े न रहने दिया जाएगा। जात है, अपराधी का ना कोई जात होता है ना कोई धर्म होता है। हाँ, नहीं तो जाति धर्म कहाँ, जाति धर्म आप ले आए जहाँ साहब, जाति धर्म का कोई जिक्र है? अब बताइए ना पूरे अब तक की चर्चा में किसी जाति का नाम लिए हो, किसी धर्म का जिक्र किए हो हम? अब तक बताइए, आप ही खुद पड़े रहे फर्जी जाति धर्म। हमने तो जाति और धर्म का नाम तक नहीं लिया अपने मुंह से, किसी ने नहीं लिया, आप जाति धर्म पे आ गए। अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं है। अरे तो वही तो साहब हम कह रहे हैं, हम तो अपराधी जिक्र कर रहे हैं, हम तो जाति धर्म का नाम ही नहीं लिया, जिक्र ही नहीं किए, आप ही कर रहे हैं राहुल जी। अपराधी है, अपराधी के साथ सरकार बढ़ती थी। देखिए अभी जो इन्होंने बात कही झा जी ने जो बात कही कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं अशोक गहलोत जी, तो मैं एक ही प्रश्न, मुझे एक पंक्ति याद आ गई जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। क्या बात है, दुर्योधन ने कहा आज बड़ी पंक्तियां लेके राहुल जी, आज बड़ी पंक्तियां लेके आए हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को। हमको लगता है पुस्तक कोई पढ़ने लगे हैं उनकी। चलिए खैर, बात वो नहीं है। खैर रखिए आप अपनी बात रखिए। हैं तो उसमें ऐसी भी बातें होनी चाहिए जिससे जब हम किसी किताबों को पढ़ते हैं तो उसको अनुसरण भी अपने जीवन में। बिल्कुल आप तो मैं ये बोलना चाहूंगा, दुर्योधन ने कहा इन झूठे पटपट करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो, बड़े वंश में क्या होता है, खोते हो यदि काम, नर का कुल नहीं वंश धन धाम। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि नाम में क्या रखा है जब काम आपके बहुत छोटे हो। और दूसरी बात, जो 4 दंगे हो गए, और अभी थोड़ी देर पहले जो एक बयान आया था अशोक गहलोत जी का भी, और जिसमें बिल्कुल राहुल जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, दरअसल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे फिर।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा में हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधा रुख करेंगे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। राहुल जी कि नाम नहीं रखा है अगर जब काम छोटे हो जाए तो। और दूसरी बात है कि जो राजस्थान का जो क्राइम रेट का भी अगर आप बात करेंगे तो क्राइम रेट में भी राजस्थान अभी अव्वल है। बात यहाँ ये उठती है कि अगर कानून व्यवस्था कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपकी राज्य की छवि और खास करके जो समाज के लोग जो लोग पीड़ित होते हैं दंगे से उनके लिए भी जवाबदेही तय की जाती है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि कभी भी शासक को ऐसा होना चाहिए कि वो दोनों पक्षों को ठीक से लेके चल सके। एक तरफा बयानबाजी, एक तरफी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर देखा जाए इतिहास गवाह है, जब इनकी संख्या बढ़ी है तब तक हिंदुओं का क्या हाल हुआ है, इतिहास गवाह है। और यही नहीं, मैं आप या कश्मीर को उठा लीजिए, कश्मीर को उठाकर भी देखेंगे तो यही दशा थी कभी। और मैं मानता हूँ कि कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, सभी खराबी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो बच्चे देश के झंडे को उठाते हैं वो बच्चे बड़े होकर कैसे हो जाते हैं। तो अगर कहीं शिक्षा का अभाव है, और अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के भाई एक बात कह रहे थे कि अपराध का कोई मजहब नहीं होता है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं आपको ये भी बोलूंगा कि अब तक जो भी घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को उठाकर देख लीजिए, वो घटना किस धर्म के लोगों ने किया है और कितने पढ़े लिखे लोगों ने किया है। तो ये कटघरे में जरूर खड़ा करता है कि ये हमारे देश के ऊपर जरूर सवालिया निशान छोड़ जाता है कि आखिर जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो क्यों नहीं बाज आ रही है। अगर नहीं, लेकिन ये लोग तो ये आरोप आप पर की बात करें, राहुल जी, ये लोग तो आप पर आरोप भी लगा रहे हैं कि दरअसल ये जो हो रहा है सब आप लोग करा रहे हैं, आरएसएस के लोग करा रहे हैं। देखिए, जो संघ की बात करते हैं और जो संघ को कटघरे में करने की बात करते हैं, मैं उनसे बस इतना ही कहूंगा कि उन्होंने अभी देखा नहीं है संघ की अच्छाइयों को। देश आजाद होने के पहले भी संघ था और देश आजाद होने के बाद भी संघ था। अगर उसमें अच्छाई नहीं होती तो महात्मा गांधी जी ने नहीं कहा होता कि हर किसी को एक बार संघ की शिविर में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात और कहूंगा कि अभी न हारो अच्छी आत्मा, मैं हूं तुम और हमारी अच्छाइयां हैं। तो अभी समर शेष है, नहीं पाप का भागी व्याघ्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। तो अब उनके अपराध अब शुरू हो गए हैं, अब आने वाला भविष्य तय करेगा। और जो सरकारी तंत्र है और जो सरकार के जो अधिकारी हैं और जो सरकार चलाने वाली सत्ता में जो पार्टी है, उन सबके लिए एक जवाबदेही तय होती है कि कैसे इस चीजों से बढ़ पाएंगे। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि कांग्रेस के अंदर खुद मुख्यमंत्री जी का गृह जिला इससे प्रभावित है और मुख्यमंत्री जी की ही बातों को कोई नहीं मान रहा है। तो मैंने जो प्रारंभिक चर्चा में इस बात को कही थी कि खुद आपने आशीर्वाद दिया भस्मासुर को, तो वो तो आपको जलाएगा ही। उपाध्याय जी, भाई कैसे ये व्यवस्थाएं सुधरेंगी? लगातार जो ये आरोप लग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करा रही है। भारतीय जनता पार्टी कह रहे है कि भाई भस्मासुर को आपने आशीर्वाद दिया है तो वही आपको जलाएगा खुद ही। अब आज जो है जन आक्रोश रैली भी भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। देखिए, बीजेपी करा रही है, आरएसएस करा रही है, तो आप चर्चा में लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी है, ये कह देंगे कि आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाते हैं पांडे। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर एक्चुअल में चलता रहेगा, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए, दंगे नहीं होने चाहिए। और रोकेगा कौन? वो राज्य सरकार रोकेगी। राज्य सरकार की नाकामयाबी है, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप आरएसएस पर, बीजेपी पर, जिस पर चाहे उस पर आरोप लगाएं, कोई रोक थोड़ा रहा है आपको। और अगर उस तरह का कोई सबूत है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। आपको किसने रोका है? सिर्फ ये टीवी चैनल पर बैठ के ये कह देने से कोई बीजेपी और आरएसएस करा रही है। देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, ये यथार्थ है, इसे नकारा नहीं जा सकता था। और जब बंटवारा हुआ था तब न बीजेपी थी न आरएसएस थी। तब कौन करा रहा था? हजारों आदमी मारे गए थे, काटे गए थे। तो ये बड़ा आसान हो गया है। मैं देख रहा हूं कि हर व्यक्ति कह देता है बीजेपी करा रही है। तो बीजेपी तब कहां थी जब बंटवारा हुआ था?
तब तो बीजेपी थी नहीं, ये इस नाम की कोई पार्टी नहीं थी। उसके बाद भी नरसंहार हुआ, खून बहा। तो इसे देखिए उस तरीके से नहीं लेना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। झा साहब देखिए, आरोप लगा देना और अरे जब पार्टी नहीं है तो विचारधारा कहां से आ गई? अरे जब आदमी नहीं है, जब ये मैं हूं ही नहीं, तो मेरी विचारधारा कहां से आ गई? सुना जाए मैं पैदा नहीं हुआ और मेरी विचारधारा पहले नहीं, इस देश में दो विचारधारा उस समय पनप चुकी थी कि जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम का जो विचारधारा है ना, ये आने से इसका लाभ अंग्रेजों ने उठाया, समझ गए। उन्होंने इसको वर्ग विशेष ने ये मांग की कि नहीं, हमें धर्म के आधार पर बंटवारा चाहिए, और धर्म के आधार पर दूसरा देश बना। वही करें। देखिए, जिस समय में ना हम पैदा हुए थे ना आप पैदा हुए थे, विचारधारा कहाँ से आ गई थी हमारी? ये एक विचारधारा का हमारी विचारधारा कहाँ से आ गई थी? आप क्या सोच। कहना चाहते हैं और इसीलिए दंगे होते हैं? नहीं तो आप ये दीपापोती करते हैं, साफ बोल नहीं सकते और कह नहीं सकते, इसलिए दंगे होते हैं। आपको सख्ती से पेश आना होगा, दंगे रोकने होंगे। आप वहां सत्ता में हैं और आपकी जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर संभालना। जिसमें आप फेल हो रहे हैं, और आप तर्क कर रहे हैं कि बहुत सुलझे हुए नेता हैं जी, कि कैसे सुलझे हुए नेता हैं? मैं तो उससे ज्यादा सुलझा हुआ नेता योगी जी को मानता हूं। कम से कम दंगे तो नहीं हो रहे, तो ऐसे सुलझे हुए नेता का क्या करें जहां जान माल की सुरक्षा नहीं है? और आप ये मानने को तैयार नहीं है सरकार की नाकामयाबी है। आज भी आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। अगर सरकार समानता से और सख्ती से पेश आएगी तो दंगे नहीं होंगे। जैसा कहीं ना कहीं लीपापोती आप लोग करते हैं और एक वर्ग को लगता है कि सरकार हमारी है इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम चाहे आप ये नहीं करें, चाहे पत्थर फंसाएं, कुछ भी करें, सरकार है हमारे साथ। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं झा साहब जी। डर पैदा करना बहुत जरूरी है। ये जो अराजक तत्व हैं इनके बीच एक खौफ होना जरूरी है, और जब तक ये खौफ आप पैदा नहीं करेंगे तब तक ऐसी घटनाओं से आप मुक्ति नहीं पाएंगे। हाँ, जो ये इस बात से हम भी सहमत हैं, समझ गए। जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उन पर सख्ती से, कोई भी गवर्नमेंट हो, सख्ती बरते तो धीरे धीरे इस तरह की मानसिकता जो है वो मेन स्ट्रीम से हटेगा। कार्रवाई जाति और धर्म देखकर होगी तो कैसे हटेगा? नहीं होनी। जब आप देखेंगे कि ये वर्ग विशेष मुझे वोट करता है, इसका संरक्षण जरूरी है, तो दंगे होंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, अपराधी होता है, समझ गए। और दंगे करने वाले के साथ सख्ती से निपटना जरूरी चीज है। हिम्मत नहीं होगी दोबारा दंगा करने की अगर सरकार सख्ती से पेश आए तो। सरकार ढोलमोल रवैया अपनाती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करती है, तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है और इस तरह के तत्वों को कहीं न कहीं बल मिलता है, एक तय मिलती है। झा साहब जी एक बात कहेंगे हम कि उत्तर प्रदेश का हमने जिक्र किया, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार किसी की हो, अगर किसी से कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके पहले जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार से पहले जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि हमने देखा है और जो सच है वही कह रहे हैं, उसमें क्या गलत कह रहे हैं। वर्ग विशेष को लेकर के लोगों के जहन में खौफ होता था। अगर किसी वर्ग विशेष का एक क्षेत्र कहेंगे ना, गली मोहल्ले से निकलने में लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता था और वो सर नीचे करके निकलता था। और आज की स्थिति ऐसी है कि ना तो कोई दूसरा वर्ग निकल रहा है, ना तो इधर, सब अपने आप में बराबर बिल्कुल संतुलित है।
सामंजस्य की स्थिति बनी हुई है, कोई किसी के ऊपर नहीं बौखला रहा, कोई किसी के ऊपर नहीं हावी हो रहा। अच्छा, एक चीज इसके लिए यदि ने पुलिस का सहारा लिया, ठीक है, पुलिस एक पार्ट है। अभी तो इस सप्ताह में 2 बड़े घटना को पुलिस प्रशासन ने ही कर दिया, या पुलिस के लोगों ने ही कर दिया। क्या कर दिया? देखिए क्या कर दिया, पुलिस हटा दी जाए, जो अभी पुलिस का डिपार्टमेंट खत्म कर दिया जाए। क्या चीज? आप राजस्थान से पुलिस हटाएंगे? दोषारोपण नहीं है, बात दंगे की हो रही है कि दंगे कैसे रुकेंगे, तो चिंता का विषय है। और राजस्थान में आप सत्ता में हैं और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने 2 घटनाएं कर दी। जहां साहब आपने पुलिस की 2 घटनाएं बता दी ना मुझे, मैंने तो उत्तर प्रदेश में वो दौर भी देखा है, इन पर तो कार्रवाई हो रही है, फरार हुए, पकड़े गए, गिरफ्तारी किए गए। मैंने उत्तर प्रदेश में वो दौर देखा है जब एक पत्नी अपने पति की रिहाई के लिए थाने जाती है तो थानेदार कहता है कि हम बिस्तर हो पहले, और जब वो मना कर देती है हम बिस्तर होने से, तो उसी थाने के अंदर उस महिला को आग लगा दी जाती है। जहां साहब आग लगा दी जाती है। हमने ये दौर देखा यूपी में, आप क्या बात कर रहे हैं? ये जन्नत थी क्या? जांच के नाम पे सब गोल मटोल टहला करता था, आज तो कम से कम कार्रवाई हो रही है। और मैंने तो हमेशा कहा है कि पुलिस प्रशासन पर लगाम लगाने की भी बहुत जरूरत है, सारे राज्य सरकारों के, केवल उत्तर प्रदेश को नहीं, सारे राज्य सरकारों को। मैं अभी भी कहता हूं वो दौर बहुत अच्छा था क्या कि महिला जाए अपने पति के रिहाई के लिए, रात को उठा लाती है पुलिस उसके पति को, सुबह जाती है रिहाई के लिए और उससे कहा जाता है कि हम बिस्तर हो जाओ, थाना अध्यक्ष कहता है, और वो नकार दे तो उसको आग लगा के फूंक दिया जाए वहां पर। लखनऊ ले जाया जाता है, उसको भर्ती कराया जाता है, उसकी मौत हो जाती है। तो वो दौर भी देखिए, ऐसा मत कहिए, केवल आरोप लगा देने भर से नहीं, केवल इस राज्य सरकार पर ठीकरा फोड़ देने भर से नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है आज के समय में, उसको अमल करिए ना। अरे हम कहां कह रहे हैं कि जो गलतियां हैं उनको आप अमल में लाइए अपने। हमने कहा क्या? हमने कहा कि अगर किसी से हम सीखने के लिए हमको अच्छा मिल रहा है तो वो सीख ले, वो धारण कर ले। हम जहर क्यों ले भाई, अमृत ले ले, विस्पान क्यों करें? चुनाव के समय में समझ गए, इस तरह के कुछ तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं, वो चाहते हैं कि अशांत हो, समझ गए। लेकिन ऐसे भी सोच हैं लोगों में कि जो चाहते हैं कि जो नहीं, देश में अमन चैन बना हुआ है। आपको खुद नहीं पता वो उन्हें क्या कहना चाहिए, वो सत्ता में है। लोग कोशिश करते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। मान लीजिए कोई डकैती डालने की कोशिश कर रहा है, कोई आग लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई पत्थर मारने की कोशिश कर रहा है, तो इलेक्शन है इसलिए चलेगा ये सब? अरे आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, जिम्मेवारी तो सरकार की होती है। फिर कैसे पत्थर फेंका जा रहा है, कैसे दंगा हो रहा है, कैसे आगजनी हो रही है? प्रश्न यहाँ है, उस प्रश्न का उत्तर दें। वो न समझाएं कि भी इसलिए इलेक्शन है, इसलिए ऐसा होगा, ये दौर चलेगा, इसको जस्टिफाई करने की कोशिश न करें। नहीं, इलेक्शन है तो ये चलेगा, इसमें तो कोई जो मत नहीं है। नहीं, इलेक्शन देखिए साहब, हमने कहा आप 1-2 कड़ी कार्रवाई इतनी कड़ी कार्रवाई कर दीजिए कि वो नजीर बन जाए। देखिए आगे आने वाले समय में ना सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। हम ये इस बात को लेकर कह रहे हैं। आनंद जी, राहुल आनंद जी, बोलिए आप। देखिए, कभी भी किसी भी सरकारों से जब भी कोई सत्ता में रहता है तो उसे सीखने का मौका मिलता है। अगर आप सीखते हैं तो ये आपकी अच्छाइयां हैं, अगर आप नहीं सीखते हैं तो ये आपकी नकारात्मक गतिविधियां जिसकी वजह से आप इसको अंजाम देते हैं। हम अगर उत्तर प्रदेश की ही बात कर ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थान है, लेकिन योगी जी की कड़ाई ऐसी मुस्तैदी के साथ है कि जो लोग दंगा कराने का प्रयास कर रहे थे, योगी जी को भी डिस्टर्ब करने का काम किया गया था जब उनका 2017 का कार्यकाल शुरू हुआ था। तो उसके बाद जो कड़ाई के साथ उन्होंने
उन्होंने तैयारियां रखी, उसी का अंजाम है कि आज वहां पे शांतिपूर्वक और यमन और शांति दिख रही है। यही चीज अगर आप राजस्थान को देखें तो राजस्थान में इसके उल्टा है। यही नहीं, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए तो महाराष्ट्र में जो इनका मुस्लिम प्रेम है वो इनसे दूर नहीं जा रहा है। अरे आप 1985 का देख लीजिए ना, 1985 का इतिहास उठा के देख लीजिए, जब चाइना बारो का जब अध्यादेश को पलट दिया गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया उनके भुगतान के लिए, तो राजीव गांधी की सरकार ने उनको पलट दिया। तुष्टीकरण वहीं से स्टार्ट हो गया। और ऐसे ऐसे कितने सारे आरोप हैं जो सरकार के ऊपर लगी हैं, कांग्रेस के ऊपर, जिसे तुष्टीकरण से ही जोड़ा जाता है। यही नहीं, 2014 की हार की समीक्षा भी जब की गई थी तो उस समय भी इनके पूर्व के रक्षा मंत्री एंथोनी जी ने भी अपने रिपोर्ट में दिया था कि मुस्लिमों की पार्टी होने की वजह से कांग्रेस को ये हार मिली है। तो जब भी कुछ ऐसी प्रक्रिया आती है, जब भी कोई ऐसी व्यवस्था होती है, उसमें कांग्रेस अपने आप को नतमस्तक करके उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो सवाल यहाँ उठता है कि जब आप देख नहीं सकते हैं तो आप रोक लीजिए, क्योंकि जब भी ये बढ़ेंगे, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, जब भी ये बढ़ेंगे आपको हमको सबको नुकसान करेंगे। और हर किसी को चाहिए जो कट्टरता करते हैं उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार वेलफेयर के लिए चुनी गई है, ना कि सरकार सिर्फ आपको मुसलमान लोगों ने ही चुन कर दिया है उनकी हित की रक्षा करने के लिए। तो हिंदू कहाँ गए? आज अगर मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चल जाता तो आज सारे लोगों के बीच में मीडिया के अंदर ये चर्चा का विषय होता कि अल्पसंख्यक के स्थान को इस सरकार ने गिरा दिया। लेकिन जब हिंदू के ऊपर चलता है तो सब लोग खामोश रहते हैं। वहां पे लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की आस्था, सरकार अपना काम कर रही है ये बताया जाता है। तो फर्क यही है, इसी को अलग करना है। हमारे देश के अंदर चुनाव चलते ही रहेंगे। अगर आप हमारा समर्थन करते हैं, राहुल जी, प्रधानमंत्री जी ने फर्क दोनों लोगों को अलग करना होगा। नहीं, सुन लीजिए। मैं एक बात बोलना चाहूंगा योगेश जी। हाँ, बोलिए। मैं एक चीज केवल कहना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्शन जैसे शब्द से दूर होना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब तक इस चीज की अगुवाई की है कि एक देश एक चुनाव में चला जाए। चलते हैं उसके बाद फिर हर किसी भी राजनीतिक पार्टियों को किसी के ऊपर आरोप लगाने का मौका नहीं मिलेगा। आप शुरू तो करिए, हम आपके साथ हैं, हम तो आपको निमंत्रण दे रहे हैं। नहीं, देखिए, तो क्यों नहीं पहल कर रहे हैं भाई? ये तमाम सारी चीजें हैं जो चुनाव को लेकर के कही जाती हैं। खैर, उनमें कब होगा भगवान जाने। लेकिन ये जो आपने कही ना कि केवल मुस्लिम वोट नहीं देते हैं, हिंदू भी देते हैं। राजस्थान की बात ये तो रही, महाराष्ट्र में भी जो तमाशा खड़ा किया गया है इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। ये जो तमाशा चल रहा है ना, सुन लीजिए राहुल जी, जो तमाशा चल रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। ये आने वाले भविष्य के लिए ठीक नहीं है। आप किसी के घर के बाहर जाकर के किसी के घर में ना तो नमाज पढ़ सकते हैं उसके बिना इजाजत के, और ना ही हनुमान चालीसा कर सकते हैं। आपकी आस्था और आपकी धर्म आपके जिसके प्रति होगी उसकी होगी, और उसकी जिसके प्रति होगी उसकी उसके प्रति होगी। जबरदस्ती किसी के घर के बाहर या किसी के घर के अंदर ना तो आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं और ना ही नमाज पढ़ सकते हैं। यह भी गलत है। अगर वहां पर राणा दंपति ने यह बात कही थी कि हम बाहर पढ़ेंगे और पुलिस प्रशासन इजाजत नहीं दे रहा था, तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर मुझे लगता है राणा दंपति को अपने पैर कदम पीछे खींच लेने चाहिए थे कि नहीं जाना चाहिए था। विरोध दर्ज करने के लिए किसी मंदिर में बैठ जाती, वहां पर विरोध दर्ज कर जाती। और भारतीय जनता पार्टी पूरा समर्थन दे रही है। आप ये बात देख रहे हैं, एक पहलू पे नहीं, दोनों तरफ देखो, देखना पड़ेगा, दोनों तरफ सामंजस्य की स्थिति बना के तभी चल पाएंगे हम लोग। मैं बोलूं? हाँ राहुल जी, बोलिए। हाँ, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि कभी भी जब आप दो तरह की पॉलिसी पे चलिएगा, हम कभी भी हिंदुत्व की बात करते हैं, और हम जब भी कोई संबोधन होता है माननीय प्रधानमंत्री जी का तो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। जब आप अल्पसंख्यकों को बढ़ावा दीजिएगा तो फिर जो बहुसंख्यक समाज है वो कहाँ जाएगा? वो अपने हित के लिए आपके सामने आपको आईना दिखाने का काम करेगा। ये विपक्ष का काम होता है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि मैं आपके घर के अंदर जोर जबरदस्ती करके नहीं आ सकता और वहां आकर ना नमाज पढ़ सकता हूं, ना हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता हूं। ये आस्था का विषय है। लेकिन जब आप सरकार के
सरकार में रहकर अगर आप सिर्फ अल्पसंख्यक को ही महत्व दीजिएगा तो आपको आईना दिखाने के लिए, मुझे जोर जबरदस्ती करने के लिए, विरोध करने का मुझे अभिव्यक्ति की आजादी के तहत स्वतंत्रता है। नहीं तो स्वतंत्रता, हमने ऐसी वो किया, स्वतंत्रता नहीं है। हमने जब वो नहीं किया, नहीं 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 हमने वो रुक किया। रुक जाइए आनंद जी, मुझे एक बार और बोलने दीजिए। हाँ, हाँ। एक बात और बोल दीजिए, फिर आप कहेंगे। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर जो विवाद चल रहा है वो 2 मिनट में खत्म हो जाए। जिस तरह से योगी जी ने अपने प्रदेश में एक व्यवस्था लागू की है कि चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों के ऊपर से स्पीकर को हटना चाहिए। मैं इसका समर्थन करता हूँ। आप इसी स्टैंड पे आ जाइए, वहां उनका भी तो मांग वही है। चलिए अच्छी खबर आपके लिए अच्छी खबर उसको उतार दीजिए, हम आपके साथ अच्छी खबर बता दें। 26 मस्जिद ऐसे हैं मुंबई में जिनके मौलानाओं ने कहा है, धर्मगुरुओं ने कहा है कि वो लाउड स्पीकर उतार रहे हैं और बिना लाउड स्पीकर के वहां पर अजान पढ़ी जाएगी। ये उनके धर्मगुरु ने खुद कहा है। उपाध्याय जी, ये जो एक तरफ देखिए राजस्थान में जो हो रहा है वो भी बहुत निंदनीय है, बहुत गलत है वास्तव में, लेकिन जो पूरे देश में और भी जो जगह जो छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, क्या इनको स्वीकारा जा सकता है? क्या इनको भी स्वीकारा नहीं जा सकता? मेरे नजरिए से तो देखिए बिल्कुल नहीं स्वीकारा जा सकता। हाँ। और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है, लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जब सड़क आपने देखा होगा बंद करके पुलिस प्रोटेक्ट करती है और नमाज पढ़ी जाती है, हमने देखा है। ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, कोई इधर से उधर नहीं जाएगा जब तक नमाज नहीं होगी। और सरेआम सड़क पर सार्वजनिक स्थानों पर पूजा अर्चना होती रही है। तो देखिए दूसरे वर्ग को भी लगा कि भाई इस वर्ग के लोग तो सड़क को घेर कर अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, तो मैं सड़क पर क्यों नहीं कर सकता। किसी मंदिर के बाहर अगर भीड़ भी लग जाए तो डंडा मार के भगा देती। ट्रैफिक बंद नहीं होता, चाहे आरती हो चाहे पूजा कर। जब इस तरह की व्यवस्थाएं होंगी तो दूसरा वर्ग भी कहीं ना कहीं आहत होता है। दूसरी बात हनुमान चालीसा, देखिए हनुमान चालीसा कूड़े के ढेर पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होता है। उसके लिए भी मंदिर को क्यों चुना जाता है? मंदिर साफ शुद्ध व्यवस्था होती है और हम भी नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर पूजा में भी हम उसी तरीके से बैठते हैं। बिल्कुल। और हनुमान चालीसा भी पाठ करना हो तो पवित्रता का और ज्यादा ध्यान रखा जाता है। आज हनुमान चालीसा को भी मजाक बनाया जा रहा है। सड़क पर बैठ जाइए, कूड़े के ढेर पर बैठिए, बिना नहाए धोए आप, बिना पवित्रता और शुद्धता के साथ। तो आप गाना नहीं गा रहे हैं, कोई रसिया नहीं गा रहे हैं, आपको कविता पाठ नहीं हो रहा है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ होगा तो वहां जो पैरामीटर है, जिन पैरामीटर का सड़क के ऊपर पालन नहीं किया जा सकता, बिल्कुल उस सड़क पर पशु और भी वाहन निकलते हैं। कितनी पवित्र होती है सड़क, वो मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। ये तो सिर्फ राजनीति हो रही है, ये हनुमान चालीसा का पाठ नहीं है, ये राजनीति का पाठ है। हनुमान चालीसा तो शुद्ध सात्विक जगह पर नहा धोकर शुद्ध मन से तन मन पवित्र होना चाहिए और जो स्थान है वो भी पवित्र होना चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए हिंदू लोग या जो हिंदू पद्धति है वो सड़क पर बैठकर जिस तरीके से दूसरे धर्म के लोग पूजा कर लेते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में पवित्रता का एक अपना उच्च स्थान है। इसीलिए मंदिर में पूजा पाठ होता है या घर में भी जिस स्थान पर हम पूजा पाठ करते हैं। मैंने कहा ना, पूजा पर्सनल आस्था का प्रश्न, धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है, लेकिन पवित्रता का उसमें अहम रोल है। बिल्कुल। घर में भी जो पूजा का कमरा होता है पांडे जी, वहाँ सबकी एंट्री नहीं होती। बिल्कुल। ये नहीं है कि गेस्ट को भी परमिशन नहीं है वहाँ, घर के सभी लोग नहीं जा सकते। वहाँ जाएंगे तो वहाँ के लिए भी एक पैरामीटर है। जिस कमरे में घर में पूजा रखी हुई है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, उसमें भी एंट्री के लिए कुछ पैरामीटर। ठीक बात। तो आज तो ये जो कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं। राजनीति में सब कुछ
इन्होंने जायज़ कर दिया है, जायज़ था लेकिन इतना भी जायज़ नहीं कि कुछ भी करते रहो। ठीक है जहाँ साहब, आज की क्या तैयारी है आपकी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनहुंकार रैली करने जा रही है और इसको लेकर के किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं, सरकार किस तरीके से सतर्क नजर आ रही है? राजस्थान बहुत ही सुलझा हुआ स्टेट है। राजस्थान में इनका कुछ गलेगा नहीं। और रही बात कि धर्म का मखौल यदि बनाया है तो यही गवर्नमेंट जो है मखौल बना दिया। बहुत अच्छा बात बोल रहे थे कि हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ने वाला चीज नहीं है, इसके लिए घर में लोग पवित्र जगह खोज करके काम करते थे। ये सब भड़का करके लोगों को जितना भड़काएंगे, आज आस्था का विषय नहीं है। ये हनुमान चालीसा पाठ करना हो या अजान देना हो या रोड पर कुछ ये करना हो, ये आस्था का विषय नहीं है। ये सब दिखावा का विषय है और इसका लोग राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। अब मैं एक कोट कर देता हूँ कि 7 अक्टूबर 1947 में जब कुछ ही महीने हुए थे देश आजाद हुए, उस समय में नेहरू जी ने हर एक चीफ मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखा था पानी कि देश में कभी भी इस तरह की जो मानसिकता नहीं उभरे कि जो आपस में ही कल को लड़ाई का रूप ले ले। लेकिन आज पता नहीं इतना वर्ष 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज वो मानसिकता फिर से उभर रहा है और देश का भविष्य कहाँ जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। बेरोजगारों की फौज बन करके तैयार है, उसके पास कोई काम नहीं है, न कोई इंडस्ट्री बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था उसके नौकरी छूट रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए न कि यहाँ धर्म और आस्था के विषय पर कोई मुद्दा होना चाहिए। ये मेरा मुद्दा तो दंगा मुद्दा नहीं होना चाहिए। हाँ, दंगा मुद्दा नहीं होना चाहिए, दंगा हो रहा है। दंगा नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है। फिर क्यों रोजगार का सृजन होना चाहिए। राजस्थान में आप सत्ता में रोजगार का सृजन कीजिए, राजस्थान रोजगार कीजिए, भाई दंगा मत कराइए। बस हमारे सरकार के मात्र 2 प्रदेश में बच गया है। सुन लीजिए, 18 प्रदेश में आपकी सरकार है, देश में आपकी सरकार है। सुन लिया जाए, देश में आपकी सरकार है, 18 प्रदेश में सरकार है। देखिए, जनता के लिए कुछ अच्छा करिएगा, आने वाला समय याद रखेगा। सरकार किसी की नहीं होती, सरकार जनता की होती है। जनता चुनती है, जनता के द्वारा चुनी जाती है। सरकार न मेरी है, न तुम्हारी है, न किसी और की है। सरकार जनता की होती है, जनता चुनती है। आपकी जनता चुनती है और जनता बदल भी देती है। बिल्कुल बदल देती है, बिल्कुल। इसीलिए आगाह उपाध्याय जी, इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं कि अभी भी समय है, सतर्क हो जाइए। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इन्होंने एक बात कही कि 18 प्रदेशों में सरकार है, तो मैं आपको बता दूं, आपके 2 प्रदेश में होने की वजह से आपने हलचल मचा दिया है उन दोनों प्रदेशों में, और हिंदू अपने आप को आज ठगा महसूस कर रहा है। और हम 18 प्रदेशों में हैं, फिर भी देखिए हिंदू टाइट है, कॉलर उठा के चल रहा है। यही फर्क है। ये जो हमने किया है ये हमारी सोच है, और जिनको हमने डाला है जेल के अंदर वो हमारी कोशिश है जिसको हमने किया है। तो अब आप राहुल आनंद जी, 2 प्रदेश। राहुल आनंद जी, देखिए, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। ये कॉलर उठा के चलने से चलेंगे राहुल जी, न तो बीमारी ठीक होती है, होनी चाहिए, न पेट भरता है। देखिए, जो बेसिक बातें हैं। बोलना चाहूंगा, आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। राहुल जी, समय का अभाव है। उनका पेट न कॉलर उठा के चलता है, बोल न रहे हैं बीमार कॉलर उठा के चलता है। नहीं, उनके कहने का मतलब ये है कि रोजगार और स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए और इन सारे मुद्दों से हटना चाहिए। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से राजस्थान में सांप्रदायिक हिंसाएं जो हुई हैं उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जन आक्रोश रैली करने जा रही है, और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयारी कर रखा है, मुस्तैद है, जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है, किसी भी तरीके की अब कोई घटना नहीं घटने पाएगी। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।